नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम बात करेंगे पूर्वांचल की, जो 2027 के लिए एक महत्वपूर्ण टेरिटरी के तौर पर हमारे सामने है। और उसकी वजह यह है कि 2022 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल बीजेपी की कमजोर कड़ी साबित हुआ था। लेकिन अब 2027 से पहले ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन हो, सरकार हो, पब्लिक हो, यानी तमाम जगहों पर अपना ये मोर्चा खुद संभाल लिया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में कि वाराणसी में एक समरसता संकल्प अभियान बीजेपी ने शुरू किया और भदोई का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने की सुर्खियां भी बहुत चर्चा में रही। इसके अलावा दलित प्रतिमाओं पर के रख रखाव और छतरी लगवाने के ऐलान, ये तमाम ऐसे संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आए जो सीधे सीधे दलित समुदाय के बीच आउटरीच बढ़ाने और उन्हें ये बताने कि बीजेपी उनकी कितनी बड़ी हितैषी है, ये संदेश देते हुए साफ साफ नजर आ रहे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ये जो संत रविदास नगर करने वाली घोषणा है, भदोई का नाम बदलकर, उस पर बीजेपी का समर्थन किया है, स्वागत किया है और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही बात चूंकि पूर्वांचल की हो तो माफियाओं का प्रचार में जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए माफियाओं के सभाएं और नो कर्फ्यू नो दंगा जैसे नारे भी ये साफ कर रहे हैं कि 2027 के दौरान पूर्वांचल के प्रचार की तस्वीर क्या शक्ल लेने वाली है। तो बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग और हार्डकोर हिंदुत्व वाला ये फॉर्मूला क्या कोई कमाल दिखाएगा? क्या पिछले दो चुनावों की तस्वीर देखते हैं वो बीजेपी के पक्ष में बदलेगी, या फिर अखिलेश यादव का ये जो मजबूत गढ़ है पूर्वांचल, वो इसे बनाए रखेंगे या और ज्यादा मजबूत करने में कामयाब होंगे? इसे समझने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा, मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये जो गाजीपुर और वाराणसी, लगातार 2 दिन पूर्वांचल में सीएम योगी आदित्यनाथ थे और इस दौरान उन्होंने जो बातें कही मंच से, या जो भी उनके पूरा एक्शन प्लान था, उसे आप चुनाव के नजरिए से कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव के नजरिए से ही देखा जाएगा, क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री लगातार दौरे करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये मुझे लगता है कि अगर 365 दिन साल में होते हैं तो मुख्यमंत्री जी अगर सदन का दिन छोड़ दिया जाए तो लगभग साल भर में 300 दिन वो भ्रमण करते हैं, और बिल्कुल करते हैं। मतलब वो लगातार प्रदेश भर में घूमते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब वहां पे जाने के बाद देखिए क्या है कि अब चुनाव तो आ गया है सिर पे, और अगर आ गया है तो हर राजनीतिक दल को अपना कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करना ही है जी। और उसी कड़ी में ये, क्योंकि देखिए दो जो प्रमुख चीजें थी इस दौरे की, एक तो पूरा फोकस या तो दलित पे था और या माफिया के बहाने मुसलमान हिंदू जी। ये 2 पॉइंट बड़े क्लियरली विजिबल पॉइंट थे इस दौरे के, और वो ही रणनीति है। क्योंकि ये जो पूर्वांचल है जिसे हम कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश का, अगर इसके मतलब मैं इसको अपने हिसाब से अगर देखता हूं तो 17-18 जिले दिखते हैं। प्रयागराज से उठाइए और उसके बाद बहराइच तक आ जाइए। ये बैटल ग्राउंड बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है, मतलब मोर देन 100 सीट्स, और उसमें भी अगर 22 के विधानसभा को हम देखें तो करीबन 58 सीट बीजेपी के पास थी और 8 उसके अलायंस के पास थी। और मतलब अलायंस जब मैं कह रहा हूं तो अभी जो अलायंस है जी, क्योंकि उस चुनाव में तो ओम प्रकाश राजभर थे नहीं, लेकिन 40 सीटें समाजवादी। और बड़े इंटरेस्टिंग एक और सीन है, दोनों के अपने बड़े स्ट्रांग पॉकेट्स हैं। जैसे अगर आप बात करें आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर के तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन अगर आप बात करते हैं गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर
और या फिर वाराणसी जिला, अगर बगल को नहीं, तो ये अभी तक के रिकॉर्ड में वो बीजेपी के हाथ में है ना। जैसे गोरखपुर क्लीन स्वीप है, वाराणसी क्लीन स्वीप है, महाराजगंज क्लीन स्वीप है ना, सारी की सारी सीटें जो हैं वो हैं। लेकिन 24 का चुनाव जब हम देखते हैं जी, तो पिक्चर थोड़ी बदलती है। जैसे प्रधानमंत्री के ही क्षेत्र को अगर देखें, बनारस को, तो उसमें सारी सीटें बीजेपी के पास है विधानसभा की। लेकिन लोकसभा के चुनाव में अगर एक जगह से जो अपना दल जहां से जीते हुए है उसका विधायक, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी हर जगह प्रधानमंत्री ट्रेल कर गए। तो सीन बदला। अब वो बदला हुआ सीन रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, एक तो प्रश्न है। दूसरा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी को देखना है। 2022 में उसके पास दो बड़ी स्ट्रांग चीजें थी। एक तो था महिला लाभार्थियों की बड़ी संख्या जी, उसको, मतलब तमाम जातीय समीकरणों के अलावा मैं बात कर रहा हूं कि वो सब अपनी जगह पे, लेकिन और कानून व्यवस्था, ये क्योंकि पहला कार्यकाल था ना योगी जी का, उसके बाद चुनाव हो रहे थे, तो ये दो, मेरी जो अपनी समझ कहती है, ये दो मसलों ने बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन 24 आते आते जब लोकसभा का चुनाव आया तो वो मामला कुछ कमजोर पड़ गया। कई सीटें जो हैं वो ऐसी हो गई हैं विधानसभाओं की, जो लोकसभा के नतीजे को अगर हम जोड़ के देखें तो वो या तो येलो जोन में आ गई है या रेड जोन में कन्वर्ट। तो अब ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, दूसरा, बीजेपी के सामने एक और संकट आ गया है नीरज जी। नरेंद्र मोदी का जो असर था वो काफी हद तक कमजोर हुआ है, और उत्तर प्रदेश में इस कमजोरी के पीछे राष्ट्रीय स्तर की चीजें तो अपनी जगह पे हैं, जो हो रही हैं घटनाएं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन जैसी चीज भी हमने देखी कि योगी अब आगे योगी, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ा, जो मोदी को क्रेडिट्स और मोदी का वो जो होता था। तो अब उत्तर प्रदेश में ले दे के जो इकलौता फेस है वो योगी आदित्यनाथ है, और योगी आदित्यनाथ की दो मुख्य जो आधार रहेंगे इस चुनाव में, एक तो उनका जो प्रखर हिंदुत्व या आक्रामक हिंदुत्व, दोनों में से जो भी पसंद हो जिसे वो लगा ले, एक तो वो है, और दूसरा वो बात जरूर कानून व्यवस्था की करेंगे, क्योंकि यही वो इलाका है जहां दो आइकॉन, जिनको माफिया आइकॉन कहा जाता है, और दोनों माफिया मतलब एमएम है, डबल एम है, माफिया और मुसलमान, अतीक और मुख्तार, तो वो बड़ा सूट करता है। तो ये जरूर उस पूरे इलेक्शन में हम देखेंगे कि ये आधार बनेगा, और अब इसके बाद उसका असर क्या होगा नहीं होगा ये तो मान लीजिए नतीजे ही बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल जो 2 दिन पहले हमने देखा वो उसी कैंपेन का एक टीजर था, और जिसकी पिक्चर हमको देखनी है। जी, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही बात है। आपने शुरुआत में कहा कि 2 पॉइंट थे इस दौरे के, एक तो माफिया वाला पॉइंट और दूसरा दलित वोटर वाला पॉइंट। तो 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जाटव वोट जो है वो बराबर मिला हुआ है, लगभग दोनों को 24% 25%, और बाकी बचा हुआ का बड़ा हिस्सा बसपा में चला गया, जो कि बसपा के हिस्से से कटौती है, लेकिन फिर भी 50% के लगभग यहां आया और 40% के लगभग बसपा को चला गया। लेकिन जब गैर जाटव दलित के आंकड़े पर नजर डालते हैं, सीएसडीएस के आंकड़े पर उत्कर्ष जी, तो इंडिया गठबंधन को भारी लीड है। गैर जाटव लगभग 54-55% मिला है इंडिया गठबंधन को, और 29% 28% मिला है एनडीए गठबंधन को, और मायावती का तो भारी गिरावट है ही है, मायावती के गैर जाटव वोट में। तो अगर हम देखें कि गैर जाटव वोट समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को इतनी भारी मात्रा में मिला,
तो ये बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर चिंता का सबब है। अब ये जो हमने देखा कि भदोई का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर कर देंगे, दलित प्रतिमाओं को संरक्षण देंगे, ये ऐलान किए गए हैं, तो आप इसे कितना असरदार मानते हैं? क्या वो जो एक तर्क है कि 2024 में तो भाई वो आरक्षण वाला एक नैरेटिव चल रहा था, संविधान वाला नैरेटिव चल रहा था, इसलिए ये वोट इंडिया गठबंधन को आ गया, इस बार नहीं आएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि ये एक शिफ्ट है जिसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी फिर से भुना सकती हैं? नीरज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वोट ब्लॉक को समझना। एक तो ये सही बात है कि गैर जाटव वोट इंडिया गठबंधन की तरफ गए थे और उसके लिए काम भी हुआ था। उसी का नतीजा आपने देखा कि अयोध्या जैसी सीट जो है वो चली गई बीजेपी के हाथ से। अब ये जो प्रतीकात्मक राजनीति जो हुई है शुरू, जो जिलों के नाम परिवर्तित करने वाली बात हो, या जो ये भावनात्मक मुद्दे जो हैं, ये भावनात्मक मुद्दे कितना काम कर पाएंगे उस दलित या जाटव वोटों को अपनी तरफ लाने में। आप देखिए ना कि संत रविदास जयंती को लेकर कितना बड़ा प्रोग्राम प्लान हुआ जी। पिछले 9 सालों में हमने नहीं देखा था इतना बड़ा प्रोग्राम। तो वो अब मुख्यमंत्री वहां तो नितिन नवीन को भी आना था, लेकिन बांकीपुर के चक्कर में नहीं आ पाए वो। लेकिन महत्व आप समझिए, अब इस जाटव वोट को प्रतीकों के जरिए आप लुभा पाएंगे कि नहीं लुभा पाएंगे, तब जबकि 2 स्थितियां हैं। आपने जिक्र किया कि आरक्षण वाला जो मामला था, जो नैरेटिव बना था, ये सब ऐसे नैरेटिव है ना जो अभी आपको मतलब ठीक है भाषणों में दिखे ना दिखे, लेकिन इसको खत्म मान लेना मेरे हिसाब से फिर कहीं हम चूक कर जाएंगे। ये चीजें होती हैं जो दिमाग में बैठती हैं, और खासतौर पे उस समाज के, क्योंकि अभी एक चीज और शुरू हो गई है हालिया दिनों में। हम देखें पिछले हफ्ते भर 10 दिन के भीतर कि आरक्षण विरोध के लिए भी मोर्चे बनने लगे हैं। जी जी जी, है ना। और उन मोर्चों में ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं से जो है बीजेपी को के लोगों का समर्थन है उसके भीतर, क्योंकि अब ये क्या रिएक्शन नहीं पैदा करेगा? बिल्कुल। और अगर ये रिएक्शन पैदा करेगा तो वो चीजें क्या फिर नहीं याद आएंगी कि हाँ अगर ये सत्ता है तो वो जो 24 में याद आ रही थी कि हमारा हक चला जाएगा। दूसरी तरफ कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैंडिडेट्स में ये है कि अगर बीजेपी ये काम कर रही है, प्रतीकों की बात कर रही है, वो कैंडिडेट कितना दे रही है? क्या उत्तर प्रदेश की जो करीब 85 रिजर्व सीट्स हैं उसी पर दलित उम्मीदवार होंगे या उसके बियॉन्ड भी कहीं होंगी? अगर इंडिया गठबंधन ने ये काम कर दिया तो वो फेथ जो है वो शिफ्ट होगा। नहीं, अखिलेश यादव के बारे में तो कहा जा रहा है, अखिलेश यादव के बारे में तो कहा जा रहा है कि हर ऐसे कैंडिडेट उतारने की सोच रहे हैं जो कि रिजर्व सीटों पर, जनरल सीटों पर रिजर्व कैटेगरी के या दलित समुदाय के उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं, दर्जन भर सीटों पर, ऐसा रिपोर्ट छपी हैं। जी, सूचनाएं हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। अब अगर ऐसी सूचनाएं हैं तो क्या जिन इलाकों में जनरल सीट पे ये कैंडिडेट उतरेंगे उसके अगल बगल के इलाकों में इसका असर नहीं होगा? क्योंकि सवाल तो अब प्रतिनिधित्व वाला जो बात है ना, अब मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहां नहीं रुका हुआ है कि हमारा लाभ कौन करता है जी। वो अब ये बात यहां तक पहुंच गई कि हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, और ये कांशीराम की राजनीति ने बढ़ाया है। तो अब उसके बाद से जो, और उसी का नतीजा था कि मायावती से गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के भीतर अंबेडकर के नाम पर एक विंग बनाया, या बहुत सारे दलित नेताओं को आगे करने की वो कवायद चलती रहती है। तो बात यह है कि एक तरफ आप सरकार में हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं, एक प्रतीक गढ़ रहे हैं कि हम देखिए संत रविदास को इज्जत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ यह है कि स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। अब इसमें से किसको ऑप्ट करेगा वोटर?
जाहिर सी बात है कि वो स्थानीय प्रतिनिधित्व को ऑप्ट करेगा, और वहां के साथ साथ उसके बैक ऑफ द माइंड कहीं वो बातें बैठी हुई हैं कि ये कुछ भी हो जाए लेकिन सत्ता में भागीदारी हमारी जो है वो नहीं हो रही है, और सत्ता में ही भागीदारी नहीं हो रही है, उसके साथ साथ जो है हमको थाने कचहरी तहसील में हमारा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, बहुत निगेटिव ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो नाम बदल देने से क्या भावना वास्तव में बदल जाएगी, ये प्रश्न होगा। और सबकी निगाह, देखिए इस वक्त जो निगाह है वो दलित वोट ब्लॉक पे इसलिए भी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी एक नया एक्टर आ गए हैं, और बीजेपी जो 14, 19, 17 ये सब जो सक्सेस था, मायावती बैक हो रही थी, पीछे हो रही थी, तो 17 तक 19 तक ये दलित वोटर बीजेपी के साथ काफी हद तक था। उसमें कोई 22 के चुनाव में हमने टूटते देखा, और टूटते अगर देख रहे हैं, अगर बदलाव दिख रहा है तो कोई ना कोई आधार तो होगा ना जी। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भाई सत्ता अगर, और सत्ता की सारे जो लाभार्थी योजनाएं हैं वो भी फोकस्ड हैं ग्राउंड में, लेकिन अब डिलीवरी का एक सवाल खड़ा हो गया। अब ये भी बात हो गई है कि वो जो राशन वाला था वो इम्पैक्टफुल रह गया है कि नहीं रह गया है। रह गया अगर है वास्तव में तो वो सवाल बड़ा है, या अब रोजगार का सवाल और प्रतिष्ठा, उसका इज्जत का सवाल बड़ा हो गया है। बहुत सारे चीजों का जवाब जो है हमको इस आने वाले चुनाव में 27 में मिलने वाली। तो ये तो है दलित वोट ब्लॉक को लेके कि वो एक ऐसा वोट ब्लॉक है जिसपे लंबे टाइम तक बीएसपी का एक कंट्रोल था, खासतौर पे ज्यादा वोटों पे। लेकिन वो जब बीएसपी बिखरने लगी है तो सबको अपना अपना शेयर उसमें से लेना है जी। आरएसएस भी काम करती रही है इस मसले के ऊपर, दलित साहबोज और ये वो, लेकिन वो नहीं चला। अभी जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने, देखिए अभी एक बदलाव है, उस बदलाव समझे। जो पहले दलित समाज जो था वो गाइड होता था, गाइड होता 3 स्टेप्स में बता रहा हूं। पहले गाइड होता था वो अपने गांव के इन्फ्लुएंशियल लोगों से, तो कांग्रेस का वो दौर था। उसके बाद कांशीराम का दौर आया तो दलितों में राजनीतिक चेतना आगे बढ़ी, तो वो खुद उनके आइडियोलॉग्स ढूंढने लगे, उनके लोग बात करने लगे। अभी क्या है कि सोशल मीडिया के इस जमाने में आप ये नहीं मान सकते हैं कि दलित जो है वो इससे दूर है। दलित समाज सही बात है, बहुत अंदर है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप देखेंगे फोकस्ड। और ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे मनुस्मृति पर बात कर जाते हैं पार्लियामेंट के भीतर, और वो वीडियो क्लिप्स चलती हैं, तो क्या आप हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो उसका जो फर्स्ट रेसिपिएंट है वो कौन है? जी सही बात। तो वो चीजें भी हैं। तो राजनीतिक विश्लेषण को सामाजिक चेतना के साथ जोड़ के ही देखना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यहाँ पे मायावती को भी जोड़ना चाहता हूँ कि मायावती ने भी एक रिएक्शन दिया भदोही वाले फैसले पर, बड़ी वो थैंक यू कहती हुई नजर आई बीजेपी को, और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा, जैसा कि वो अक्सर देखते हैं हम। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई बीजेपी सरकार में है तो उन्होंने एक एक्शन पॉइंट दिखाया कि हम नाम बदलेंगे। अखिलेश यादव विपक्ष में हैं तो उनकी एक रणनीति नजर आ रही है कि जनरल सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारेंगे। मायावती बस ये सोशल मीडिया पोस्ट में थैंक यू कह के, 2 बातें कह के मायावती दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, दलितों की, वंचितों की या बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी का वो तमगा हासिल किए रहेंगी। क्या ये मायावती को, आपको लगता है कि ये उनका कोई एक्शन प्लान दिख रहा है 2027 में अपने वोट को वापस पाने का या उसे बढ़ाने का? फॉर्चुनेटली नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे बयानों में भी कोई आक्रामकता नहीं है विपक्ष के तौर पे। वो पक्ष में है या विपक्ष में है, इसको लेके उन्हीं का वोटर अब कंफ्यूज है।
वरना ये डिक्लाइन जो हुआ है, जो गिरावट हुई है बीएसपी के वोट बैंक में, वो ऐसे तो नहीं हुई। लंबे समय तक साथ दिया समाज ने और उसके बाद वो दूर होता जा रहा है, क्योंकि ये पोजीशन ही नहीं क्लियर है ना। मायावती की पोजीशन क्लियर ही नहीं। अच्छा, दूसरा, मायावती सत्ता से बाहर रहे हुए 15 साल हो गया जी। 15 साल पुराने फार्मूले पर ही अभी भी वो टिकी हुई हैं। अपने पार्टी के कार्यक्रमों को जब वो बात करती हैं तो क्या करती हैं कि वो कभी वो ब्राह्मण मुसलमान दलित वाली बात करती हैं, कभी वो करती हैं कि कमेटीज बनेंगी और ये बनेगा और ग्रासरूट पे काम होगा। कहानी 15 साल में बहुत ज्यादा बदल गई है और बदली हुई कहानी में ढेर सारे मसले खड़े किए अपोजिशन ने और मायावती कहीं उसके ऊपर स्टैंड लेती नहीं दिखाई दी। तो ऐसे लीडर का इस स्फीयर में, मतलब अब मुझे तो लगता है कि मैदान के बीच में तो मायावती पहले भी, मतलब पिछले चुनाव में भी नहीं रही हैं, अभी कहीं और ज्यादा वो मतलब बाउंड्री के बाहर न चली जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर आप देखें, एक सीट मिली थी विधानसभा में, बिल्कुल, लोकसभा में मिली ही नहीं। लंबे समय में पहली बार ऐसा हुआ ना कि लोकसभा में बीएसपी शून्य है जी। इस साल के अंत तक राज्यसभा में भी शून्य हो जाएंगी कुल मिलाकर, पूरी पार्लियामेंट में नहीं और विधानसभा में एक। तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बीएसपी की एब्सेंस यही बता रही है कि उसके पास अब उसका वोटर नहीं है उसके साथ। और अनफॉर्चुनेटली मायावती के पास एक अच्छा दांव होने के बावजूद वो नहीं खेल रही हैं। आकाश आनंद जी, बिल्कुल एक नया चेहरा, एक उसने अपने स्पार्क दिखाया था। जंतर मंतर बड़ा अच्छा ग्राउंड था आकाश आनंद के लिए, बहुत अच्छा ग्राउंड था एक रिवाइवल के लिए, एक प्रेजेंस के लिए, एक अपीयरेंस के लिए। लेकिन अब बिल्कुल इतने देश में इतना बड़ा मामला चल रहा है जिसके भीतर पूरा देश जो है दो पक्ष में बटा हुआ है, संसद चल नहीं पा रही है और आपकी पोजीशन पता ही नहीं चल रही। तो अब ऐसे में कौन आपको बाई करेगा? आइडिया बीएसपी कौन बाई करेगा जी? ये है दिक्कत। कुल मिलाकर हम ये अगर सिर्फ पूर्वांचल के नजरिए से इस बातचीत को देखें तो आपका कहना है कि आपने जो एक वर्ड यूज किया था कि इस ब्लॉक को समझना, दलित वोट बैंक की, जब दलित वोट की जब हम बात कर रहे थे कि इस ब्लॉक को समझना काफी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा उलझाऊ भी है। तो पूर्वांचल में जिस तरह की परिस्थितियां हैं जो पिछले 2-3 चुनावों में हमने देखी हैं, उसमें हम आखिर में ये बात कह सकते हैं कि बाकी सब चीजें अपनी जगह, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स अपनी जगह, माफिया के सफाई की, कानून व्यवस्था की पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन ये जो एक दलित वोट है ये भी एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएगा। और अगर इन्होंने कहीं अपना मन बना लिया और किसी एक तरफ जाते हैं तो उनके लिए ये एक संजीवनी का काम करेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं? एकदम बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये वर्ग, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा वर्ग डालेगा। असल में क्या है, अलग अलग तरीके से देखा जाए। अगर हम ये देखना चाहें कि जाति समीकरण कैसे बन रहा है, तो जाति समीकरणों में हमें ये देखना पड़ेगा कि हालिया दिनों में हमने बहुत सारी बातें सुनी है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वो बहुत नाराज है, खासतौर पे वो बीजेपी से नहीं तो योगी के खिलाफ वो काफी बातें कर रहा है, अक्सर करते हमने देखा उसको, ठीक है। और ये इस उत्तर प्रदेश के इस इलाके में बड़ा इंपॉर्टेंट वोट ब्लॉक है ये। तो इसका बिहेवियर क्या होता है जी। फिर ओबीसी के भीतर अगर आप आइए तो ओबीसी की जो पार्टियां हैं, जो प्योर कास्ट बेसिस के ऊपर पार्टियां हैं, अपना दल है, अनुप्रिया वाली, निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की है, ये तीनों तो आज की तारीख में एनडीए के साथ है। लेकिन क्या राजभर पूरा वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? क्योंकि हमने 24 में तो देखा और उसके पहले बाई इलेक्शन में हमने देखा घोसी वाले, नहीं हो पाया। अपना दल की पोजीशन वो कुर्मी वोटों को क्या पूरे पूर्वांचल में ट्रांसफर करा पाती है? नहीं। हमने देखा कि वो कुछ चुनिंदा इलाके हैं जहां पे उनका
असर रह जाता है, उसके बियॉन्ड वो जाते ही नहीं। और ना उन्होंने, अनुप्रिया ने ना अपनी पार्टी को बहुत एक्सपेंड करने की कोशिश की, बल्कि बीजेपी ने कुर्मी लीडर लाया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो ओबीसी के भीतर जो पुराना फॉर्मूला जिसमें बीजेपी लीड कर रही थी, माइनस यादव ओबीसी, वो 22 और 24 दोनों में हमने देखा कि बिखर रहा है। और इस बेल्ट में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। कुशवाहा वोटर को आप देखिए, निषाद को देखिए, राजभर को देखिए, आप तो ये सारे, कुर्मी को देखिए। तो कुर्मियों का बेल्ट तो भाई मिर्जापुर से शुरू होके मतलब मजबूत बेल्ट जो है, और ये बिल्कुल बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा इधर तक पहुंच जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट तो है। अब वहां भी कैंडिडेट्स कैसे आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे आ रहा है, क्योंकि अब ये भी तय है कि खाली लीडर देने से रिप्रेजेंटेशन नहीं बनना है जी। उसके बाद दलित वोटों के भीतर। तो इसमें जाटो वोट इस बार फोकस है। बाकी जो बच रहा है, मैं ये देखता हूं कि कुछ जिले बहुत स्विंग हैं, वही निर्णायक होंगे। बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, उधर जा चलेंगे तो भदोही और मऊ। इसमें अगर बीजेपी लीड करती है जी, तो पूर्वांचल उसका है। अगर इसमें लूज करती है तो सिर्फ गोरखपुर, बनारस का हाल बता ही दिया हमने, और महाराजगंज के भरोसे और कुशीनगर के भरोसे तो कितना ही काम चलेगा। तो ऐसे में अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेके एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आप जितनी बातें करें जी, गोरखपुर मंडल में तो उसका असर पड़ जाएगा, मगर मऊ और गाजीपुर में उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये मैं अभी भी कह रहा हूं। क्योंकि वहां पे मुख्तार अंसारी जब जीतते थे तो खाली मुसलमानों के भरोसे नहीं जीतते। बिल्कुल बिल्कुल। उनका अपना एक बड़ा मतलब अलग तरीके का मामला था। या अफजाल अंसारी ये लोकसभा चुनाव जीते तो क्या खाली मुस्लिम वोटों के भरोसे जीते? नहीं। तो ये गलतफहमी है। लेकिन चूंकि उसका इको जब जाता है प्रदेश के दूसरे जिलों में, तो वो दूर जो है जिले, वहां पर कहानी उससे कुछ फायदा बनता है जी। तो अच्छा, अतीक अहमद कभी पॉलिटिकल लीडर था नहीं, वो तो मतलब प्योर, उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्योर क्रिमिनल था, जो इत्तफाकन पॉलिटिक्स में था, अपने स्ट्रेटजी में। तो उसको नहीं कर सकते वो। उसके लिए जो जितना भी योगी बोलेंगे वो योगी के पक्ष में जाएगा। तो ये कहानी है। अब इस पूरे मामले में मामला है अभी बराबर, बहुत कुछ आएगा टिकट्स पे, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। लोकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है वो तय करेगा कि किसको एज मिल रही है और कौन पीछे जा रहा है। चलिए, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुझे लगता है कि कुछ हफ्ते बीतते बीतते टिकटों की तस्वीर भी हमारे सामने आने लगेगी। कम से कम संभावित उम्मीदवार या फिर कौन रेस में है, कौन बाहर है, इस तरह की खबरें हम दर्शकों तक पहुंचाना शुरू कर चुके होंगे आने वाले दिनों में। और जैसा कि डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने कहा कि तमाम समीकरणों के बाद जो बात आकर टिकेगी वो यहीं पर आकर टिकेगी कि आखिर कौन सी पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त किसे कितना प्रतिनिधित्व देती है, कितनी नुमाइंदगी देती है। हमारी नजर उस पर दोस्तों बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।